welcome to this Wednesday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Anubha Rohatgi and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद अनुभा। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। प्रतिदिन की तरह आज भी हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ उदयन रे। उदयन नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। और अब सबसे पहले हेडलाइंस जिन्हें आप तक ला रही हैं अनुभा रोहतगी। Thank you, Sonu. Key domestic share indices witnessed losses of more than 1%. Sensex closes below the 55,500 mark. Nifty ends near 16,600. Rupee weakens to 75 rupees and 71 paisa against the US dollar. And Brent prices jump to trade above $110 per barrel mark amid Russia-Ukraine conflict. प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक 1% से अधिक की गिरावट में रहे। सेंसेक्स 55,500 के नीचे हुआ बंद। निफ्टी 16,600 के करीब रहा। रुपया डॉलर के मुकाबले गिरावट दर्ज करता हुआ 75 रुपये 71 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर आ गया। और रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष के चलते ब्रेंट कच्चे तेल का मूल्य उछाल दर्ज करते हुए $110 प्रति बैरल के ऊपर जा पहुंचा। शुरुआत करते हैं शेयर बाजार से। सेंसेक्स और निफ्टी आज 1% से अधिक की गिरावट में रहे। नकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच भारतीय सूचकांकों में ये गिरावट आई। सेंसेक्स 55,500 के नीचे पहुंचा और निफ्टी 16,600 के करीब रहा। कारोबार की समाप्ति पर बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1.38% की मंदी से 778 अंक कम होकर 55,469 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 1.12% की गिरावट से 188 अंक टूटकर 16,606 पर बंद हुआ। व्यापक बाजार की बात करें तो मिड कैप और स्मॉल कैप सूचकांक का प्रदर्शन सेंसेक्स से बेहतर रहा। मिड कैप सूचकांक में 0.17% की गिरावट आई और स्मॉल कैप सूचकांक 0.12% गिरकर बंद हुआ। The Sensex and the Nifty today plunged more than 1%. Both stocks declined amid negative global cues. The BSE Sensex finished below the 55,500 mark, while the NSE Nifty ended near the 16,600 level. The Sensex lost 778 points or 1.38% to close at 55,469. The Nifty also tumbled 188 points or 1.12% to close at 16,606. In the broader market at the BSE, the mid-cap and the small-cap indices performed better than the Sensex. The mid-cap fell 0.17% and the small-cap index slipped 0.12%. In the Sensex pack, 7 companies logged gains while 23 witnessed losses. Tata Steel was top gainer as it rose 5.5%, followed by Titan, which added 1.9%. Reliance gained 1.7% and Nestle India rose 1.4%. On the other hand, Maruti slipped 6%, Dr. Reddy's Lab declined 5.1% and Asian Paint ended 4.5% down. ICICI Bank and HDFC both fell 3.7% each. In sectoral indices at the BSE, 6 sectors logged gains while 13 witnessed losses. Metal was the top gainer as it added 4.6%, followed by utilities which gained 1.5%. Power appreciated 1.4%. On the other side, auto declined 2.9%, Bankex fell 2.3%, finance slipped 2.1%. The overall breadth of the BSE trade was negative as shares of 1,606 companies gained while 1,741 fell. Shares of 111 companies remained unchanged. रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 37 पैसे की गिरावट से 75 रुपये 71 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर था। 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक दिन के कारोबार में 0.13% की बढ़त से 97.54 पर था। जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो संघर्ष चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच, जब से ये शुरू हुआ है हमने भारी गिरावट देखी, फिर बाजार कुछ संभले, लेकिन आज फिर एक गिरावट लौटी है। कैसे देख रहे हैं आप ये जो वॉलेटाइल सिचुएशन है, इसके पीछे क्या प्रमुख कहें कि कंसर्न्स हैं इन कंट्रीज के जिसकी वजह से हम बाजारों में ये रिएक्शन देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो संघर्ष जो चल रहा है यूक्रेन में वो तो कारण है।
और इसमें हर रोज नए तथ्य, नए आयाम जुड़ते चले जा रहे हैं, नए इम्प्लीकेशंस आ रहे हैं, जैसे सैंक्शंस आ रहे हैं, दाम लोगों को समझ में आ रहा है क्या इम्पैक्ट होगा। ऐसा नहीं कि सब कंपनी और सब देशों पे यूनिफॉर्म असर पड़ेगा। जैसे आज आप देखेंगे मार्केट में जो मेटल कंपनीज हैं उनको फायदा हुआ है आपके, परंतु जो ऑयल रिफाइनिंग कंपनी है उन पे नेगेटिव असर पड़ा है। तो अब इस स्टील को बेनिफिट हुआ है। तो ऑटो क्षेत्र में इम्पैक्ट पड़ना चाहिए कुछ हद तक, पर वहां पे भी आप मिक्स देखेंगे। महिंद्रा एंड महिंद्रा का बेहतर प्रदर्शन है। तो ये बिल्कुल क्लियर कट नहीं है, मार्केट अब डाइजेस्ट कर रहा है। तो ये अनफोल्डिंग सिचुएशन है, नंबर 1। नंबर 2 जो है कच्चे तेल के जो दाम है वो इस वजह से बढ़ने की आशंका है। और जैसा कि हम जानते हैं तकरीबन रूस 8% ग्लोबल सप्लाई देता है, पर अब ऑलरेडी वो प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि लोगों को चिंता है कि वहां से अगर वो लेंगे तो पेमेंट कैसे होगा, रिसीव कैसे होगा। वो ट्रेड के जो डिसरप्शंस है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं। तो वो एक मुद्दा है। तीसरा है जो जीडीपी से जुड़े जो आंकड़े आए हैं वो बहुत उत्साहजनक नहीं है और ये इस पृष्ठभूमि में एक प्रेशर है। इसके अलावा सोनू ये बताने वाली बात है, जब इस टाइप की नर्वसनेस होती है तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स जो हैं वो पैसे बाहर निकालते हैं, जो कि हुआ है। ये मार्केट और ज्यादा गिरता अगर हमारे डोमेस्टिक जो संस्थान है, भारतीय संस्थान है, वो आके खरीदारी ना करते। तो एक बैलेंस होके रखा है, एक डेलिकेटली बैलेंस्ड है, पर ये कंसर्न्स है और ये इसका इफेक्ट ज्यादा होता अगर हमारा डोमेस्टिक मसल नहीं होता। Udayan, like Sonu just said, that we've been seeing volatility in the market. But given that the volatility is likely to continue for some more time in the coming days, which are the sectors do you think which are better prepared or, are relatively safer and would be a better bet for the investors? Well, the key part is when you're investing in stocks, that's as I see it, if you have to keep it very simple, is there are two things that you should be looking at. Number one, where is my capital, whatever money I'm investing, what are the risks, how risky it is, and can I digest that risk. So people normally look at, okay, I'm going to invest in a sector or stock and I can possibly get, say, 15% annualized returns. But they forget to ask themselves, are they willing to see a 15% drop? Okay. Now, when you ask that question, then you're on your feet is on the ground. Otherwise, you'll get nervous and you'll move out. Second is, what is the potential of growth for that investment? These are just according to me, the two parameters. Now, in a situation like this, what should you be asking? Can I see the revenue or profits of this company? Am I fairly certain that it's going to grow? So, people are going to have biscuits, people are going to shave, people are going to have medicine. Now, these are defensive plays. In times like this, if you really have to invest, you should be going in these places. In other places which are high growth and where you've taken the risk, you should be sitting it out. So this is the way you should be actually looking at it. And the third most important thing, which is not an addendum to this, is ask yourself, do I need the money tomorrow? Or day after. If you don't need the money, why bother where the market is going? Just stick around, because it's like a sea. There will be high tide, low tide. It's like you crossing a road. There will always be traffic. Does that mean you don't cross the road, or you cross it recklessly? So these are some of the basic questions that you should be asking when you buy stocks. You're looking at partnership of profits of a institution. Do you want to be part of the story? It's not just about making some money, but do you think you want to be associated? And don't let that come cheap. If you do this, I don't think these markets up and downs will make any difference. So ये जो volatility है इसको बीट करने के लिए आपको लगता है जो long term investment है SIPs के थ्रू, शायद वो अभी safest एक जरिया है इन्वेस्टमेंट? बिल्कुल, वो तो हमेशा ही होता है। आप अगर वो करते हैं तो उसमें तो आपने मार्केट का चढ़ा हो उतार हो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि आप वो कांस्टेंट अमाउंट एक निश्चित पूर्व निश्चित रकम जो है हर महीने या हर पखवाड़े में लगाते चले जा रहे हैं। मार्केट ऊपर जाएगा तो फिर कम यूनिट खरीद रहे हैं, मार्केट नीचे जाएगा तो ज्यादा यूनिट खरीद रहे हैं। एक तरह से फायदा ही है, एवरेज वो हो जाता है। तो फिर आपको दिक्कत तब आ रही है अगर परसों आपको पैसे चाहिए, पर अगर परसों आपको पैसे चाहिए तो फिर आप इतनी देर तक स्टॉक मार्केट में कर क्या रहे थे? तो प्लानिंग
की जरूरत है। आपको जिस लक्ष्य के लिए आप निवेश कर रहे थे उसके साथ आपके निवेश को जोड़ने की जरूरत है। तो आप बच्चों के हायर एजुकेशन या घर अगर आप खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो उस हिसाब से गोल्स के साथ जब आप लिंक करते हैं तो आपको ये दिक्कत नहीं आएगी। मार्केट उतरे चढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता। उधर ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है रशिया और यूक्रेन की, उसमें ये खबरें भी उभर के आ रही हैं। इनफैक्ट जैसे आज हमने देखा कि स्टील जो सेक्टर सबसे ज्यादा उसने अच्छा परफॉर्म किया, कि एक्सपोर्ट डिमांड भारत की वीट की, कॉटन की, कॉर्न की, स्पाइसेस की और स्टील की बढ़ने की खबरें हैं, क्योंकि जो जरूरतें हैं वो अब कोई और देश पूरा करेगा अगर रशिया और यूक्रेन नहीं कर पा रहे। तो ये आपको लगता है कि इस क्राइसिस में भी एक कहें कि भारत जैसे देश के लिए कुछ अपॉर्चुनिटी भी है? एब्सोल्युटली है। और वो जाके गैप जो है, जैसे वीट, आपने गेहूं के बारे में बोला, दूसरे जो धातु हैं वहां पे जाके आप रिप्लेसमेंट कर तो सकते हैं, पर आपको याद रखना पड़ेगा जिनको आप रिप्लेस कर रहे थे वो लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर्स थे। तो आपसे लड़ने के लिए शायद प्रतिस्पर्धा वहां पे भी होगी। ऐसा नहीं कि आपके लैप में गोदी में आके कुछ गिरने वाला है, तो प्रतिस्पर्धा वहां पे भी होगी और वो वहां पे फायदा है। पर सुनो, जहां फायदा है वहां पे उल्टा प्रॉब्लम भी है। जैसे हमारे खाद्य तेल हैं, वहां पे हमें दिक्कत हो रही है क्योंकि हमें वहां से हमारा सप्लाई कट रहा है और हमें इंडोनेशिया से उस हिसाब से नहीं मिल रहा जिस हिसाब से हमें चाहिए। तो ये कुछ जो है, कहीं पे आप गेन करेंगे, कहीं पे आपको प्रेशर होगा और मोटे बैलेंस में आप पाएंगे कि करंट अकाउंट में डेफिसिट में प्रेशर जरूर रहेगा। पर आपका पॉइंट अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है कि यहाँ पे आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। कुछ अगर चीज दुरुस्त नहीं है उसको आप ठीक किया, आपने फ्यूचर के लिए आपने बेहतर प्रिपेयर किया कि जब भी प्रॉब्लम आता है, प्रेशर आता है, वो परफेक्ट टाइम होता है कि कुछ नया और बढ़िया करने का। तो ये एक और अपॉर्चुनिटी आई है जिसमें आप फिक्स कर सकते हैं। Then we are talking about opportunity, and I do agree with you and Sonu that exports, especially exports of Indian wheat and corn, but then we have on the negative side, the import bill is also going to be increasing because like we just talked commodities, the prices are going up, oil prices are going up. So in balance, do you see that where does India stand in balance? The import bill seems to be, much bigger than the export, the gains from export. Absolutely. And that will have a wider impact on the economy. Absolutely. So experts are expecting current account deficit to go up. And there will be a pressure. So in some cases it might help your exports. Overall, whether it's edible oils, your crude oil, all these are going to be, even coal. Because whatever was the supply, it's getting restricted now. So within that, you'll have to generally, fight it along, get a sense of it. And we haven't seen the last of the sanctions and counter sanctions. So we haven't seen, I hate to say it, anything coming from Russian side as far as sanctions are concerned. If they decide to do a few things, then I'm afraid then we wouldn't have heard the last of these tit for tat. So maybe in the next 10-15 days, there's things that we are going to get to know. There are things that are going to happen overall. So this is not a great time to try new and exciting and adventurous things in the stock market or generally take high risk investment. And that's why institutional investors are sitting there on a risk off mode. Since they are on a risk off mode, why should individual investors go and take risks? उदयन, अगर हम भारत और रूस के जो ट्रेड रिलेशंस हैं उनकी बात करें, उसका एक्सटेंट कितना बड़ा है और डायरेक्ट इम्पैक्ट हम पर कितना हो सकता है इस सिचुएशन का? इनडायरेक्ट ऑफ कोर्स ऑयल के प्राइसेस और कमोडिटी के प्राइसेस ऊपर जाएंगे, वो तो डेफिनेटली हमारे इन्फ्लेशन के लिए एक चैलेंज है, लेकिन डायरेक्ट इम्पैक्ट रशिया से जो ट्रेड है, हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए कितनी बड़ी ये एक कहें कि दुविधा या कहें संकट वाली स्थिति है? और ये स्टार्ट तो हो चुकी है, मतलब ये ऐसा नहीं कि होने वाली है, ये हो चुकी है ऑलरेडी। जो है उसके सेटलमेंट्स कैसे होंगे, शायद मेरे पास, माफ कीजिएगा, शायद आंकड़े मेरे करेक्ट ना हो, $3.8 बिलियन का शायद एक्सपोर्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं और उसके तकरीबन 2 से 2.5 गुना जो ज्यादा इंपोर्ट्स है। तो हमारी जो ट्रेड है वो $10 बिलियन से ऊपर है। दैट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट आइटम्स जो हमें इस्तेमाल होते हैं। और हमारे कई जगह में मीडियम एंड स्मॉल जो एंटरप्राइजेस है वो इस ट्रेड में इन्वॉल्व हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये सीधा सीधा कोई बड़ी कंपनियां हैं और हम एब्जॉर्ब कर जाएंगे। अब और याद रखिए सोनू कि हमारे यहाँ पे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स भी हैं ऑयल फील्ड्स में, वहां से डिविडेंड्स आते हैं
ठीक है, वो भी फंसने वाले। तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी एन इजी थिंग। इट्स नॉट एज इफ हम इससे अछूते रहेंगे। एक ओवरऑल सेकंड ऑर्डर इफेक्ट तो है ही, जो तेल के दाम है डायरेक्ट जो हमारे रशिया के साथ, ये सिर्फ ये हमारा मिलिट्री हार्डवेयर और कॉपरेशन नहीं है, दूसरी और बहुत सी चीजें हैं, जैसे खाद्य तेल है, निकल हो गया, दूसरी चीजें हो गई जो हम टाइम टू टाइम खरीदते रहते हैं, वो उसमें दिक्कत आते हुए नजर आ रहा है। इनफैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने एक हेल्प डेस्क सेटअप किया है, एक पूरी व्यवस्था सेटअप की है ताकि जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको सपोर्ट किया जा सके। आपको लगता है कि अभी काफी उनको रिलीफ और सपोर्ट की जरूरत होगी? बिल्कुल सोनू, मेरे को याद आता है जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था, तब हमारा यूएसएसआर के साथ बहुत जबरदस्त ट्रेड रिलेशन था। तो फिर वी हैड दिस रूपी ट्रेड जो कई सालों तक चलता रहा, जब हम रुपीज में हम लोग सेटल किया जाता था। देयर वाज अ मैकेनिज्म। मुझे उन चीजों के बारे में याद आ रही है कि वो उस वक्त इतना बड़ा था, मतलब इसको सेटल करना था, हमने उनसे चीजें खरीदी थी, हमें उनको देना था, तो वो कुछ मैकेनिज्म ऑलरेडी करने की कोशिश की जा रही है और आने वाले दिनों में बहुत सपोर्ट की जरूरत होगी। Then you mentioned the fact that MSMEs, not just the big companies, it's MSMEs who are going to be affected. Now, the fact of the matter is, like you also earlier mentioned, the fact that GDP figures for the last quarter, for the quarter just gone by, October to December, have been lower than expectations. Now, given the situation with the Ukraine and Russia crisis, the MSMEs being affected, the economy which was getting back on track, so to speak, is again going to be pushed back. How much of that impact is going to have in the coming months, in the next few quarters, for the economy overall? Well, one thing is for certain, we got a figure of I think 5.4% for the last quarter. Now, a lot of people are saying that even 4.5 for the final quarter, because you have to factor in the wave that we suffered and this development that has happened. So we probably are going to struggle to achieve that figure. But after that, what happens is, private enterprises and generally commercial enterprises, they start adapting. Unless, you've got straight-jacketed regulation, which is not the case in India, you tend to adapt pretty quickly. So one quarter there will be a little bit of a shock, but in a dynamic sort of a country like ours and in a business environment which is getting more dynamic, I expect that to sort of get people to adapt. But there's no doubt, it's not just India, it's almost every sort of country whose GDP is going to get affected. One, directly through the disruptions. Second, through the inflation route. Because every time 10% your oil prices go up, your GDP will get affected by a few basis points. कार्यक्रम को जारी रखेंगे एक संदेश के बाद। उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से। लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान। अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग। डायल कीजिए 870-001-4242। नंबर एक बार फिर नोट करें, 870-001-4242। मार्केट मंत्र में आपका फिर स्वागत है। सिचुएशन पहले ही थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, अब ये रूस और यूक्रेन का जो संघर्ष है उससे और कॉम्प्लिकेट हो गई है। पहले ही यूएस फेड की जो तलवार थी वो लटक रही थी, जिसके कारण हम देख रहे थे कि एफपीआईज भी भारत के बाजार से निकासी कर रहे थे। अब जो सिचुएशन पैदा हो गई है जिसमें ग्लोबल ग्रोथ को भी आप कह रहे हैं कि खतरा है स्लो डाउन का, ऐसे में आपको क्या लगता है यूएस फेड का क्या रवैया रहेगा और वो कितना बाजार पर अभी भी हावी होगा? क्या वो अभी भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है तो जरूर, पर वो जिस रफ्तार से करने वाली थी फेड, शायद वो रफ्तार आपको स्टार्टिंग, एक होता है आपने गाड़ी स्टार्ट की, सीधे आपने थर्ड गियर से स्टार्ट किया, अब ये फर्स्ट गियर पे ही स्टार्ट होगा, तो 25 बेसिस पॉइंट ही लोग उम्मीद कर रहे हैं। उसके जो है ना इंडिकेशन सोनो आज
रात तक ही आपको मिल जाएंगे। कनाडा की सेंट्रल बैंक आज कुछ अनाउंस करने वाली है। अगर वहां पे आपको दिख गया कि रेट इंक्रीज के बारे में होगी, जो कि लोग उम्मीद कर रहे हैं, तो फिर आप समझ लीजिए कि सब यूनियन में ही जाएंगे, फिर बैंक ऑफ इंग्लैंड, फिर फेड। अगले 10 से 15 दिन के अंदर ये पिक्चर क्लियर हो जाएगा। पर आप ये जरूर पाएंगे कि हर मीटिंग में फेड 25-25 बेसिस पॉइंट बढ़ाएगा, ये आप उम्मीद कर सकते हैं। वो छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि रशिया अमेरिकन इकोनॉमी से डीकपल्ड है ब्रॉडली, ठीक है। तो वहां पे बाकी जो फिगर्स हैं, उनके कॉर्पोरेट रिजल्ट्स, दूसरी चीजें, वो डीकपल्ड हैं। तो इस वजह से वो जो ओवर हीटिंग हो रही है उसको सेट करने के लिए वो 25-25 बेसिस पॉइंट करके वो करेंगे, ऐसा लोगों का मानना है। और एज एन एक्सपर्ट आपको क्या लगता है कितनी बार, पहले 3-4 बार की बात हो रही थी इस वर्ष में, अब कई जो ब्रोकरेजेस हैं वो 7-8 बार इंक्रीज होने की वही है वो हल्का डोज, जैसे वो टीका होता है, वो हल्का डोज वो आता रहेगा 25 बेसिस। पहले लोग कहते नहीं 50 करके करेंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन का रेट इतना ज्यादा है, उसको ठीक करने के लिए अगर ये काउंटर नहीं किया, ये भी कम है। अब इतने पीछे हो गए कर्व के हम लोग सेंट्रल बैंक्स की, वो कैचअप करना बहुत जरूरी है। आइए चर्चा को बढ़ाने से पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर एक नजर डाल लेते हैं। अन्य एशियाई बाजार आज फिर गिरावट के दबाव में आ गए और कच्चे तेल के मूल्य भारी बढ़त के साथ $110 प्रति बैरल को पार कर गए। यूक्रेन पर रूस की सैन्य गतिविधि के विरुद्ध कड़े प्रतिबंधों के प्रतिकूल प्रभाव को लेकर निवेशकों में चिंताओं का दबाव था। हांगकांग का हैंगसेंग 1.8% लुढ़क गया। जापान के निक्केई में 1.7% की तीव्र गिरावट थी और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक 1% के नुकसान पर था। चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 0.1% की गिरावट पर था। हालांकि दक्षिण कोरिया के कॉस्पी सूचकांक में 0.2% की बढ़त थी। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो दिन के कारोबार में यहां रुख बढ़त का था। लंदन का फुटसी 0.9% की बढ़त पर था। जर्मनी के डैक्स में 0.8% की वृद्धि थी और फ्रांस के कैक में 0.5% की बढ़ोतरी थी। Udayan, I'd like to ask you a very quick question. We see that the European markets were up in intraday trade. Given the situation which is happening in Europe, what do you attribute it to? It could be a relief thing. It could be a tactical play, but it is not a. You will see the volatility across the globe, and for a pretty long time, because this problem is not going to get sorted out in 7 days. Do you think the fact that Russia and Ukraine are talking and there is a second round expected, could it be playing on the minds? On the markets there? But you'll get another news of some attack happening, and then you'll find a more downward movement. Moving on to the U.S. markets, the Wall Street ended sharply lower yesterday, with financial stocks bearing much of the damage for a second straight day as the Russia-Ukraine crisis deepened and stirred anxiety among investors. The blue chip Dow Jones ended 1.8% down, while the S&P 500 and the Nasdaq Composite indices both declined 1.6% each. उधर NSE, IFSC US स्टॉक्स की ट्रेडिंग कल से शुरू करने वाला है। इस पूरे माहौल में कितने एक्साइटेड हैं आप इस डेवलपमेंट से? ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि देखिए कई जो स्टॉक्स हैं जिनके बारे में आप सोचते हैं, जो उत्पाद है इस्तेमाल, एप्पल हो गए, दूसरे होंगे, जिनके बारे में आप सोचते हैं पर आप ट्रेड नहीं कर पाते उनको, वहां उनका एक्सेस होना बहुत जरूरी है। और एक इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन, हम कहते हैं इक्विटी डेट, तो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूएस एक द बिगेस्ट एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट स्टॉक मार्केट है, वहां पे अगर आपको एक्सेस मिलता है डायरेक्ट, वो भी बहुत अपनी जगह में रिस्क मिटिगेशन, रिस्क मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा है। और आप क्या कहेंगे, अगर हम भारत के मैक्रोस की बात करें तो जो जीएसटी के लेटेस्ट फिगर्स आए हैं, 1.3 लाख करोड़ को क्रॉस किया है कलेक्शन फरवरी में, और ईवे बिल्स में भी बहुत स्ट्रांग हम रिबाउंड देख रहे हैं फरवरी में। सो आपको लगता है कि जो एक ओमिक्रॉन का असर था वो उससे डेफिनेटली हम उबर गए हैं? बिल्कुल। और ये हमारी देखिए, अगर हमें यूक्रेन और तेल के वहां से अगर हमारे ऊपर प्रेशर हो रहा है, हम ओपन अप जो कर रहे हैं वो काउंटर बैलेंस करेगा। इसलिए आप पाएंगे कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो, पर हमारी जो अपेक्षा है, हमारी जो आकांक्षाएं हैं, एम्बिशंस हैं, उसके अनुपात में नहीं हो पाएंगी। तो वो एक इशू है। पर अपार्ट फ्रॉम दैट हम ग्रो जरूर करेंगे, ऐसी बात नहीं है। तो ये आपके स्टॉक मार्केट्स में भी रिफ्लेक्ट होते जाएंगे।
Right, and what you were talking about growing, in fact, the PMI figures for manufacturing have come out today and by a private company, and they've said that for February, it's better. It's 54.9, which is, so again, a positive news. Yeah. And moving on to commodities, oil prices jumped to trade above the $110 per barrel mark as investors worried about the impact of aggressive sanctions against Russia for its military operation in Ukraine. In intraday trade, Brent crude was trading around $111.20 per barrel, while WTI crude prices were at $109.20 per barrel. Udayan, two things here. Today, later in the day, there is a OPEC Plus meeting which is going to happen. And before that, the U.S. President Joe Biden, in his State of the Union address, has said that U.S. along with 30 other countries will release 60 million barrels of oil from reserves around the world. And he says they are ready to do more if necessary. How do you see these two developments? Do you think the U.S. President's announcement is going to have an impact on the OPEC meeting? Do you think it will go a little way or a long way in, bringing the crude prices down or even stabilizing them? Unfortunately, I don't think both of them will make any difference. Number one, experts are saying that this move is like six days of consumption. So it's like putting a jug in ocean. So it doesn't make much of a difference. Number two is OPEC Plus, they had some technical paper coming out where they have indicated that they are not going to be augmenting the supply unless there is some change that happens. And this is how it's likely to pan out. However, there's something interesting that could happen, which we are not getting to hear. Suppose there's this Iran, nuclear deal or whatever. If that happens by chance, that also you'll get to know in the next 10 days. That's why I'm saying there's no need to jump into and try new and fresh things in the stock market. And America also might shale oil production पे जो उन्होंने थोड़ी restrictions लगाई हैं. देखिए shale तो वक्त लगेगा आपको, कुछ महीने लगेंगे. पर अगर ये ईरान डील हो जाता है, जिनके बारे में बहुत ज्यादा बातचीत नहीं हो रही है इस संघर्ष की वजह से, तो अगर वो आ जाता है, वो दैट कुड चेंज थिंग्स अ लिटिल बिट. पर अगर हम उम्मीद करें कि हमारे 70 से $75 होगा, वो होने वाला नहीं है. और फिस्कल पोजीशन जो भारत की है, वो कितनी ज्यादा कहें कि टाइट हो जाएगी, और क्या स्कोप है सरकार के पास एक फर्दर एक्साइज कट देने का? देखिए, वो तो बहुत ही टाइट रोप हो गया है, क्योंकि एक जो हेडरूम फाइनेंस मिनिस्टर को मिला था, वो हेडरूम अब मुझे जाता नजर आ रहा है. अब वो कितना जाएगा, कितना होगा, तो इसमें थोड़ी सी इमेजिनेटिव थिंकिंग की जरूरत है. और जब हमें स्पॉट्स ऑफ लक मिलेगा, तब हमें उसका पूरा फायदा उठाना पड़ेगा. अब चले सोने की ओर. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अप्रैल अनुबंध वाला सोना 300 रुपए की गिरावट से 51,520 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया. मार्च अनुबंध वाली चांदी बिना किसी बदलाव के 67,000 रुपए प्रति किलो पर थी. न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना मंदी के साथ $1,929.80 प्रति आउंस पर था. चांदी भी गिरावट के साथ $25.20 प्रति आउंस पर थी. हालांकि आज गिरावट है सोने में, लेकिन इस पूरे माहौल को देखते हुए सोना एक निवेश के रूप में कितना अच्छा विकल्प है, क्योंकि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स आरबीआई के अभी फ्राइडे तक है, एक ऑप्शन है अवेलेबल इन्वेस्टर्स के पास. वो कितना अच्छा आपको लगता है? मैं बहुत बड़ा फैन हूँ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के, क्योंकि इसमें अगर मैच्योरिटी तक होल्ड करते हैं तो आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, आपको 2.5% का कूपन मिलता है. बैठे बैठे सोने खरीदने से और उनको लॉकर में बंद करने से बेहतर ये फायदा आपको होता है, क्योंकि जब आप बेचेंगे, कभी अगर बेचते हैं, वो टैक्स फ्री हो जाता है और कूपन वो मिलता है, और आपको वो लॉकर के खर्चे और प्योरिटी उनके बारे में चिंता नहीं करनी पड़ती. पर 10% ओवरऑल इन्वेस्टमेंट से उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप 10 साल का रिटर्न देखें 2011 to 21, एनुअलाइज रिटर्न 5.16% था. बहुत बहुत धन्यवाद इस विस्तृत चर्चा के लिए उदयन. धन्यवाद. And before we close, a reminder of the headlines. Key domestic share indices witness losses of more than 1%. Sensex closes below the 55,500 mark. Nifty ends near 16,600. Rupee weakens to 75 rupees and 71 paisa against the US dollar, and Brent prices jump to trade above $110 per barrel mark amid Russia-Ukraine conflict. And with that, we end this edition of Market Mantra. We'll be back tomorrow at 3 p.m. with Money Matters. Till then, this is Anubha Rodgi and Sonu Sood saying bye-bye. Namaskar. Market Mantra.